दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम की कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अच्छे से डिजाइन कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इस एग्जाम की कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अगले 30 मिनट्स में मिलने वाली है। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एडुटैप के एपीएफसी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपको डाउट है कि भाई किस तरह की कंटेंट क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी होगी, किस तरीके से इन्होंने एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट किया होगा और किस तरीके से इन्होंने एपीएफसी एग्जाम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया होगा, तो आपके इस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए हमने ₹1 का मास्टर कोर्स का डेमो कोर्स तैयार किया है जहां पर आप ₹1 पे करके 48 घंटे के लिए हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारे कंटेंट की क्वालिटी। और दोस्तों यहाँ पर आके आप लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स की हमारी कवरेज भी चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमने एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे डेमो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे डेमो कोर्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप पे करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हमारे कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की सेशन की, जहां पर हम बात कर रहे थे कि भाई एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या होने वाला है, किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई एपीएफसी एग्जाम की एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और एग्जाम डेट क्या हो सकती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अगर हमने करनी है तो हमारे पास कितना टाइम है प्रिपरेशन इफेक्टिवली करने के लिए। फिर हम बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम की कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ रही है और उसकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई एससी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं और क्या इस बार भी एसटी वैकेंसीज के लिए कोई जीरो वैकेंसी तो नहीं है, हम ये कवर करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एज लिमिट क्या होती है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए और इस एग्जाम का फॉर्म फिल करते टाइम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए और क्या फाइनल ईयर रेस्पिडेंट भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न की कि भाई कितनी स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, किस स्टेज के क्या डिटेल्स हैं, हम वो कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस की और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई इस ऑफिशियल सिलेबस को आपको किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकें। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन का डोज भी दूंगा जहां पर मैं आप लोगों को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम पर आपकी सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या होंगे वो भी मैं आपसे बताऊंगा ताकि आप लोग मोटिवेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो उसको स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई ये एपीएफसी होता क्या है और इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम कहाँ पर काम करेंगे, किस तरह की हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप सब ने ईपीएफओ के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने अपने फादर से अपनी मदर से जो कि वर्किंग होते हैं उनसे लाइन सुनी होगी कि यार मेरा सैलरी से पीएफ कटता है। तो ये पीएफ काटने का काम मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि हमारे देश की नहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लेवल पर मल्टीपल लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखेंगे, आपको एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट पर बहुत सारे लोग काम करते हुए देखेंगे, आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो बहुत सारे लोगों की मदद से चल रहा है जो कि डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इस पे ही एक पर्टिकुलर लेवल है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, एपीएफसी का। अभी एपीएफसी होता क्या है, दोस्तों एपीएफसी एक ऐसी पोस्ट है जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पर आप लोगों को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री में गए, आपने चेक किया कि भाई इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय है उसका पीएफ कटना चाहिए लेकिन पीएफ काट नहीं रही कंपनी, तो आप उसके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग्स जो है चालू करेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, एपीएफसी की। आपके पास एक लेबर आया और उसने बोला कि सर मेरा जो है पीएफ बहुत दिनों से मुझे मिला नहीं, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, तो ये क्लेम डिसबर्स करने का काम भी आप करेंगे। इसके अलावा आपको बोला गया कि भाई आपको एक जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां निभानी है, कोई इवेंट कंडक्ट करना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती हैं। तो बहुत वाइड एंड वेरिड फंक्शन एक एपीएफसी पोस्ट के होते हैं और इस पर्टिकुलर पोस्ट की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं बट पावर्स भी हैं जिसके थ्रू आप लोगों का भला कर सकते हो। दोस्तों जब आप एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर बनते हो विद इन दी ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक क्लास ए लेवल 10 क्या है आपको मैं एक एनालॉजी के थ्रू समझाता हूँ। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करते हो और आप आईएएस या फिर आईपीएस बनते हो, तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो आपकी लेवल की जो क्लास की लेवल होती है वो लेवल 10 है सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से जो आपकी सैलरी की लेवल होती है। तो आप लोगों को सेवन्थ पे कमीशन की जो लेवल 10 की सैलरी है वो ड्रॉ करने का मौका मिलता है और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्लास ए ऑफिसर की होती है। और हमारे देश में
अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की कैटेगराइजेशन देखोगे तो आपको ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लास बी, क्लास ए, 4 लेवल ऑफ पोस्ट देखने को मिलेंगी। इनमें क्लास ए टॉप लेवल पोस्ट है। तो वो जो लेवल है आईएएस आईपीएस का ज्वाइनिंग के टाइम पर, सेम लेवल एपीएफसी का होता है ज्वाइनिंग के टाइम पर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसकी पावर्स बहुत इक्विवेलेंट है एपीएफसी की आईएएस आईपीएस से, नहीं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो लेवल है पोस्ट का वो सिमिलर है आईएएस और आईपीएस के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग बैकबोन माने जाते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। अब दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के वैकेंसीज को किस तरीके से फुल किया जाता है उसके बारे में समझना पड़ेगा, फिल किया जाता है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एपीएफसी एग्जाम पे, एपीएफसी पोस्ट पे जब भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, ठीक है, एपीएफसी पोस्ट पे जब भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसीज क्रिएट हो गई, तो इनको दो तरीके से फिल किया जाता है। एक तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का और एक तरीका है डायरेक्ट प्रमोशन का। अब ये तरीका क्या है प्रमोशन वाला, कि जो लोग एपीएफसी लेवल से नीचे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, जो कि इनसे एक लेवल नीचे होते हैं, इनको प्रमोट करके एपीएफसी की कुछ वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। कितनी वैकेंसीज को? 50% वैकेंसीज को। और जो बाकी 50% बची उनको रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू फिल किया जाएगा। तो यहां पर इन 50% वैकेंसीज यानी कि 100 वैकेंसीज को फिल करने के लिए ईपीएफओ रिक्वेस्ट करेगा यूपीएससी को कि भाई आप मेरी इतनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो यहाँ पर जो ये वाला सिनेरियो है वहां पर आप लोगों को एग्जाम के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। क्लियर है? आप इस वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा? जो ऑलरेडी ईपीएफओ में एपीएफसी से नीचे लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि उसके प्रमोशन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप डायरेक्टली एपीएफसी बन सकते हो। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि अप्रैल 2026 में ईपीएफओ ने 80 यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की वैकेंसीज की जो रिक्वेस्ट है वो यूपीएससी को भेज दी है और यूपीएससी को बोला है कि भाई आप इन वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। तो यहाँ पर अभी करंट रिप्लाई क्या है आरटीआई का मैं आपको बता देता हूँ, और एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट हम इसी प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो रिक्विजिशन है वो गई थी अप्रैल 2026 में टू दी यूपीएससी, और जहां पर कितनी वैकेंसीज के लिए रिक्वेस्ट गई है? 80 वैकेंसीज। अभी हम इनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। और ये समझने के लिए हमें एक बार 2023 और 2025 की साइकिल को समझना पड़ेगा। दोस्तों 2023 में जो एग्जाम की रिक्वेस्ट गई थी यूपीएससी को वो गई थी नवंबर 2022 में, और एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को। तो लगभग 4 महीने बाद रिक्वेस्ट जाने की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में यूपीएससी को रिक्वेस्ट गई थी मार्च 2025 में, और एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आई थी? एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी 29 जुलाई 2025 को। तो अगेन यहाँ पर भी 4 महीने का टाइम था। तो दोस्तों अगर हम इसी रेफरेंस से चलें तो अगर अप्रैल 2026 में रिक्वेस्ट गई है यूपीएससी को 80 वैकेंसीज के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो जो इसकी नोटिफिकेशन है वो लगभग 4 महीने बाद मतलब मिड अगस्त तक आपको देखने को मिल सकती है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, मिड अगस्त 2026 तक एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है। अब दोस्तों अगला सवाल क्या है कि सर एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जब 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई थी, मैं पहले पुरानी साइकिल का रेफरेंस ले लेता हूं, तो यहां पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 जुलाई 2023। मतलब आपके पास लगभग 122 दिन के आसपास का टाइम था नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में। अगर मैं 2025 साइकिल की बात करूं तो यहां पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 30 नवंबर 2025 को। तो यहां पर भी आपके पास लगभग 120-122 दिन थे नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में। अगर सेम लॉजिक से चलें तो एग्जाम की अगर नोटिफिकेशन मिड अगस्त में आती है तो एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है? मिड दिसंबर तक। अब मिड दिसंबर में एग्जैक्ट डेट भी हमें जाननी है ताकि हम अपना शेड्यूल उस हिसाब से बना पाए। तो इसके लिए आपको यूपीएससी का जो कैलेंडर है 2026 का उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिसंबर में आपको दो डेट दे रखे हैं, वो है 19 तारीख 19 दिसंबर 2026 और 20 तारीख, क्योंकि यहाँ पर 2 डेज रिजर्व हैं, 19 तारीख और 20 तारीख। और 20 तारीख को क्योंकि संडे है तो एग्जाम होने के चांसेस संडे को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम संडे को हुआ है। तो आपकी जो टारगेट डेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 दिसंबर 2026। अगर आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये एग्जाम बाद में भी तो हो सकता है, चांसेस हैं, बट 80% चांसेस ये हैं कि भाई एग्जाम 20 दिसंबर 2026 को हो। और दोस्तों वैसे भी आप लोगों को
होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि भाई आपको नोटिफिकेशन के बाद एग्जैक्टली 4 महीने का टाइम मिले, तो आपको 20 दिसंबर जो कि लेटेस्ट पॉसिबल डेट है, अर्ली पॉसिबल डेट है इस एग्जाम के कंडक्ट होने की, उसी को टारगेट मान के इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आई होप अब आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी इस एग्जाम और इस एग्जाम के जो डेट है एक्सपेक्टेड उनके बारे में मिल गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं वैकेंसीज और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की। दोस्तों इस बार जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो है 80 वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी। पहले ईओ की भी 311 वैकेंसीज आने के चांसेस थे, बट इसकी रिक्वेशन विड्रॉ हो गई, तो ये इस बार नहीं आ रहा है। अब जो 80 वैकेंसीज एपीएफसी पोस्ट की आ रही हैं उनमें से शेड्यूल्ड कास्ट की 15 वैकेंसीज हैं। शेड्यूल ट्राइब की पिछली बार 0 थी, लेकिन इस बार 10 वैकेंसीज हैं, काफी लोगों को खुशी हुई होगी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की 18 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की 29 वैकेंसीज हैं। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 8 वैकेंसीज हैं। और इन टोटल वैकेंसीज में से 80 वैकेंसीज में से 3 सीट को रिजर्व किया गया है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। अब वो किसी भी जो है कैटेगरी से हों, लेकिन उनमें से 3 सीटें इन लोगों को दी जाएंगी। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। एससी की 15, एसटी की 10, ओबीसी की 18, अनरिजर्व की 29 और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज। और टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? 80। अगर आपको पुराना रेफरेंस लेना है तो 2025 में आप लोगों को 74 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिली थी एपीएफसी पोस्ट की, और 2023 में आप लोगों को 159 पोस्ट की जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। तो इस बार 2025 से सिचुएशन थोड़ी बेटर है, बट 2023 से अभी भी वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि अब आप जब एग्जाम के बारे में समझ चुके हैं तो आपका नेचुरल क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या इस एग्जाम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आप सब भारत के नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, कि भाई एज लिमिट क्या है इस एग्जाम में अप्लाई करने की। तो एज लिमिट जब आप चेक करते हैं एपीएफसी एग्जाम की, तो आप दो एज लिमिट चेक करेंगे। एक है मिनिमम एज लिमिट, कि भाई इतनी उम्र का तो होना ही चाहिए इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, और एक होती है मैक्सिमम एज लिमिट, कि भाई अगर ये एज लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो तू फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों एज लिमिट डिस्कस करते हैं, और ये भी चेक करेंगे कि भाई किस कट ऑफ डेट से आपको उस एज को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं मिनिमम एज लिमिट की बात करूं तो एपीएफसी एग्जाम के लिए कोई भी मिनिमम एज लिमिट इन दी नोटिफिकेशन मेंशन नहीं करी गई है। आप 16 साल के हो, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट करते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप 25 साल के हो लेकिन आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं करते हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट की जो कैटेगरी है, जो या फिर नंबर है, वो डिसाइड होगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो यहाँ पर एज सच कोई मिनिमम एज लिमिट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करी गई है। पॉइंट क्लियर है। अब दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट। तो अगर मैं इन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग 35 के नहीं हुए हो, अगर आपकी एज 35 से कम है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट क्या है अप्लाई करने की फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? 35। पॉइंट क्लियर है। अब दोस्तों अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल के जो रिलैक्सेशन है आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ईपीएफओ के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो अगेन आपको 5 साल की जो रिलैक्सेशन है आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट से, तो यहाँ पर आपको अगेन 3 साल की रिलैक्सेशन है, आप 38 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन है, आप 45 केस तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल केस हैं तो आपकी जो रिलैक्सेशन है वो ऐड ऑन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ओबीसी है और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है तो उसको 10+3 13 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, तो वो 48 की एज तक अप्लाई कर सकता है। तो ये एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, फॉर ऑल कैटेगरी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35। एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईपीएफओ एम्प्लॉय के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, और जो लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आता है बच्चे के माइंड में वो नेचुरली आता है कि सर किस पॉइंट ऑफ टाइम से या किस पॉइंट ऑफ डेट से मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं 35 का हो गया हूं या नहीं हुआ हूं। और खासकर ये क्वेश्चन कौन से बच्चों को आता है? जो बॉर्डर लाइन पे है, 91 बॉर्न है, 92 बॉर्न है। तो हम यहाँ पर एक कट ऑफ डेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में
आपको जो कट ऑफ डेट मिलेगी अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए, वो है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उस पॉइंट पर चेक होगा कि भाई आप 35 के हो चुके हो या नहीं हुए हो। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है 1 अगस्त 2026 को, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और आप लोगों को लास्ट डेट दी गई है फॉर्म फिल करने की 22 अगस्त 2026, ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आपने फॉर्म फिल करना है। तो दिस इज द कट ऑफ डेट जहां पर आपको अपनी एज जो है कैलकुलेट करनी होगी। अगर इस डेट पर आप 35 के हो गए हो या फिर क्रॉस कर चुके हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर इस पर्टिकुलर डेट पर आप 35 से छोटे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई आप में से एक बच्चा है जो पैदा हुआ है 23 अगस्त 1991 को, तो इस पर्टिकुलर डेट पर वो कितने साल का है? वो है 34 ईयर 364 डेज का। मतलब वो एक दिन अभी छोटा है, 35 का नहीं हुआ है। तो इस केस में वो अप्लाई कर सकता है एपीएफसी एग्जाम के लिए, अगर वो अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर कोई पैदा हुआ है 21 अगस्त 1991 को, तो इस पर्टिकुलर डेट पर जो हमारी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम्पल में है, इस पे वो 35 ईयर और 1 डे का हो चुका है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एज 35 क्रॉस कर चुकी है। तो इस तरीके से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हर एक बच्चे के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, आप जर्नल हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। तो 2 पार्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहली क्वालिफिकेशन है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल का मतलब क्या है कि भाई एपीएफसी एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप एपीएफसी एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये इसेंशियल मतलब मस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एपीएफसी एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, कि भाई अगर है तो सोने पे सुहागा होगा, आपको बेटर कैंडिडेट माना जाएगा, बट इससे आपकी फॉर्म फिलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन कौन सी है जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप फॉर्म फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? वो है ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन, बट अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब दोस्तों दूसरी बात डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। अगर किसी के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा। बट क्या इसका इम्पैक्ट सिलेक्शन पे पड़ता है? पिछली 3 साइकिल से मैंने खुद ने इस एग्जाम को देखा है और मैंने जाना है कि भाई इस एग्जाम में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट नहीं है आपकी सिलेक्शन पे। अगर आप मेरिट पे अच्छा परफॉर्म करते हो यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड डिस्पाइट अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आपको इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और ना ही आपको ये क्वालिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आपको इसको भी हासिल करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसके पीछे मत भागिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करिए और इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है फॉर्म फिल करिए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चों के कुछ डाउट आते हैं। क्या क्या डाउट आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक डाउट ये आता है कि सर कब चेक होगा कि हमारे पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है नहीं होगी? अगेन लास्ट फिलिंग जो लास्ट डेट है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन की उस पॉइंट पर चेक होगा कि भाई क्या आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपका मेन डिग्री सर्टिफिकेट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आ चुका था या नहीं आया था। अगर इसके बाद आना है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे पहले आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज और आपकी डिग्री की क्वालिफिकेशन भी किस पॉइंट पे चेक होती है? लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब दोस्तों बच्चों को कुछ डाउट होते हैं। क्या डाउट होते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? दोस्तों अगर आप 8th सेमेस्टर में थे, ठीक है, आपका 8th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, जून जुलाई में लगभग बच्चों का कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आएगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सर मैंने जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस के थ्रू करी है, मैंने रेगुलर नहीं करी है, दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा डाउट कि सर क्या कोई मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में? दोस्तों नहीं,
आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके कितने भी मार्क्स थे, 40, 45, 50, 60, 90, आप अप्लाई कर सकते हो। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, डिस्टेंस वाला भी, रेगुलर वाला भी, बीए वाला भी, बीटेक वाला भी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आ गया है तो इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट भी कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। और दोस्तों इस एग्जाम की सबसे खास बात इसका पैटर्न ही है। अगर आप बाकी सभी एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहां पर पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। अगर आप आरबीआई, नबार्ड, सेबी जैसे एग्जाम देखेंगे तो वहां पर पहले फेज 1 है, फिर फेज 2 है, फिर इंटरव्यू है। तो यहाँ पर एपीएफसी एग्जाम में आपको सिर्फ 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है और फिर सीधा इंटरव्यू है। यहाँ पर कोई बीच की इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। यहाँ पर 2 ही स्टेजेस हैं, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, और फिर सीधा इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का मतलब क्या है? ऑफलाइन का मतलब ये कि भाई आपको फिजिकली सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर आपको एग्जाम हॉल पे जाके इन्विजिलेटर जो होगा वो एक आपको पेपर देगा, आपके हाथ में फिजिकल पेपर देगा, जिसके अंदर ओएमआर शीट होगी। उस पेपर पे हिंदी और इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन लिखे होंगे। आपको राइट आंसर ओएमआर शीट में मार्क करना है और 2 घंटे बाद ओएमआर शीट सबमिट करके पेपर लेकर घर आ जाना है। तो जैसा प्रोसेस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स पेपर का है, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि भाई सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां पर एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपको या तो आंसर टाइप करना पड़े या फिर पूरा डिटेल्ड आंसर लिखना पड़े। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले। क्लियर है? और रिक्रूटमेंट टेस्ट के फर्दर डिटेल क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जर्नली पेपर संडे को होता है, 9:30 से 11:30 होता है, 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम। इन 120 मिनट्स में आप लोगों को पेपर के 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कितने क्वेश्चंस? 120 क्वेश्चन। तो आपके पास एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है पेपर में, कितने? 2.5। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 120 इंटू 2.5, 300 मार्क्स का। तो आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होता है। कितने? 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 300 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट। और अगर आपने बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया, आपने ए लगाना था लेकिन आपने सी लगा दिया, तो आपको जितने उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2.5, उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट अ पेनल्टी ऑफ 0.833 मार्क्स। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो। लेकिन अगर आपने नेगेटिव आंसर लगा दिया तो आपको 0.833 मार्क्स की पेनल्टी देखने को मिलेगी। और ये पेपर हिंदी भाषा में भी होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर नहीं होता है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर पेपर में, रिक्रूटमेंट टेस्ट में, ना तो कोई सेक्शनल टाइमिंग है कि भाई आपको हर कंपोनेंट के लिए कुछ टाइम एलोकेट किया गया हो, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर मिनट्स मिलते हैं, जीए के लिए कुछ पर्टिकुलर मिनट्स मिलते हैं कि भाई आपको जीए के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 25 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी कंपोनेंट को कितना भी टाइम एलोकेट कर सकते हो। ना ही यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना ही स्कोर करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरऑल रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ जाती है और जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेता है उसको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज डायरेक्टली इंटरव्यू है। अब दोस्तों इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो पेपर है वो 400 मार्क्स का है, जहां पर 75% वेटेज किसकी है? रिक्रूटमेंट टेस्ट की, मतलब 300 नंबर का रिक्रूटमेंट टेस्ट है, और 25% वेटेज है इंटरव्यू की, जो कि आपका 100 मार्क्स हो गया। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है 75-25% समझ के कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स आएंगे उनको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे उनको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उनको एज सच ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले ही जो एग्जाम की स्कीम है उनमें 75 और 25 को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। क्लियर है? अब बात करते हैं इंटरव्यू की। आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू कहाँ पर होता है? ऑफलाइन जो होता है फिजिकली मोड में, वो होता है यूपीएससी के धौलपुर हाउस यानी कि न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर आप लोगों को अगेन हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। आप रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू में इन्होंने कंडीशन सेट कर दी है। वो कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू में कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको कि भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर नंबर लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेम क्राइटेरिया कि भाई 50 या फिर 50 से ऊपर नंबर लेकर आओ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45 या फिर 45 से ऊपर नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी तो आपको 40 या फिर 40 से ऊपर नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुलदीप पाठक, ठीक है, पेपर देने गया और मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहा था और मेरे नंबर आए 240 आउट ऑफ 300, मतलब बहुत ही शानदार नंबर आए। मैंने इस रिक्रूटमेंट टेस्ट में मैक्सिमम नंबर हासिल किए, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू देने गया, अब इंटरव्यूअर से मेरी किसी बात पर बहस हो गई और इंटरव्यूअर ने मुझे नंबर दिए 49 आउट ऑफ 100। अब मेरा टोटल स्कोर क्या हो गया? मेरा टोटल स्कोर हो गया 289 आउट ऑफ 400। आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। 240 प्लस 49, 289। और जो फाइनल कट ऑफ गई पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, वो गई 275 मार्क्स, कि जिस बच्चे के 275 से ऊपर नंबर है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब दोस्तों मेरे जो नंबर थे 289, वो 275 से 14 फालतू हैं, ठीक है, 14 नंबर फालतू हैं, तो मेरी तो सिलेक्शन हो जानी चाहिए, बट मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोस्तों मेरे जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो हैं 49, और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर नंबर लेकर आने थे, 50 या फिर 50 प्लस नंबर लेकर आने थे। और क्योंकि वो मेरे नंबर नहीं है, तो भले ही मेरे फाइनल मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ से ज़्यादा हैं, मेरी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका स्कोर चेक होगा कि भाई वो फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा है या नहीं है, और फिर आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी ये डिटरमाइन होगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस की। दोस्तों जब आप इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखने नोटिफिकेशन में जाते हो तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है। क्यों निराशा हाथ लगती है? कि भाई इस एग्ज़ाम का सिलेबस नोटिफिकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट नेम की फॉर्म में मेंशन्ड है। मतलब वहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे कि भाई आपको अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना है, आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रिपेयर करना है, आपको साइंस प्रिपेयर करनी है, आपको गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, आपको डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन कल्चर प्रिपेयर करना है। लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर डिकोडेड सिलेबस के लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी मैं आपको इस सिलेबस को दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार इसका अंदाजा लगा सकें। और दोस्तों इस पर्टिकुलर सिलेबस से हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है। तो मैंने आपके लिए सिलेबस को कुछ डिफरेंट तरीके से जो है बना दिया है। डिफरेंट तरीका क्या है कि भाई हम इस पर्टिकुलर सिलेबस को 3 पिलर में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इस एग्जाम की अगर आपने प्रिपरेशन बैलेंस्ड नहीं करी इन 3 पिलर्स पे, तो आपकी सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो ये 3 पिलर कौन से हैं और क्या वेटेज इन पिलर्स की और कौन कौन से सब्जेक्ट हर एक पिलर के अंदर आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पिलर है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। अगर आप ऑलरेडी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन कंपोनेंट्स को पक्का प्रिपेयर कर रहे होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड करंट अफेयर। किसी में जनरल अवेयरनेस होगा, किसी में करंट इवेंट्स होंगे, बट ये लगभग हर एग्जाम्स का पार्ट है। तो यहाँ से 1/3 पेपर एग्जाम में आता है और 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इन दी एपीएससी एग्जाम आउट ऑफ 120। सेकेंड पिलर है जीएस पिलर, जो कि जनरली यूपीएससी एग्जाम से ओवरलैप करता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से। तो जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये कंपोनेंट्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं जिस लेवल में एपीएससी एग्जाम पे रिक्वायर्ड है। अगर आप ये कंपोनेंट कहीं और किसी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इनका लेवल इंक्रीज करके यूपीएससी सीएससी लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, पॉलिटी। अब आप बोलेंगे कि सर सिलेबस में तो पॉलिटी था नहीं। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। यहां से भी पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे और ये भी पेपर का 1/3 पोर्शन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी स्पेशल सब्जेक्ट। तो ये आपको परेशान करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना तो कभी पढ़े हैं और ना ही कभी सुने हैं, लेकिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन में ये कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको प्रिपेयर किए बिना एग्जाम क्वालिफाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कौन कौन से हैं? आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड लेबर कोड, क्योंकि 2025 में लेबर कोड भी इंप्लीमेंट हो गए। सोशल सिक्योरिटी, जहां पर आप स्कीम्स भी कवर करते हो और सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी कवर करते हो। अकाउंटेंसी, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को थोड़ी सी खुशी देता है। देन ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैट। ये कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी 40 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये भी पेपर का 1/3 पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको एक बार हल्का सा अंदाजा दूं कि भाई इस पेपर में रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितनी कट ऑफ जाती है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई जर्नली पिछले कुछ सालों में आपको एपीएससी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट में 60% के अराउंड देखने को मिलेगी। मतलब 180 के आसपास कट ऑफ गई है रिक्रूटमेंट टेस्ट की। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो वो जो कट ऑफ है दैट इज़ वेरी हाई। आप लोगों को 250 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे 400 में से अगर आप इस
एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अदर कैटेगरी ये नंबर 220 या 225 प्लस है, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है और आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन इस एग्जाम की करनी पड़ेगी। तो ना तो ये पेपर आसान है, ना यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और ना ही यहाँ पर कंपटीशन लेवल कम है। 2023 में इस एग्ज़ाम के लिए 10,41,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था और पेपर देने 3,60,000 लोग गए थे, जिनमें से सिर्फ 487 को इंटरव्यू की कॉल आई थी और फाइनली 159 लोग सिलेक्ट हुए थे। अगर मैं 2025 की बात करूँ, जिसका भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर 4,99,000 लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 274 को इंटरव्यू की कॉल आई है। तो यहाँ पर कंपटीशन इज़ वेरी हाई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की कि भाई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद माल कितना मिलेगा और कौन कौन से पर्क्स या अलाउंसेस हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों सैलरी हमारे एक दोस्त की है, जिसकी ज्वाइनिंग 15 अक्टूबर 2024 को हुई थी और उससे जस्ट बाद नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो आपकी जो बेसिक पे है वो है 56,156,100, जो कि एज पर दी 7th पे कमीशन है। फिर आपको जो डीए मिलता है वो 29,733 मिलता है, जो कि अब बढ़ चुका है। फिर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो 11,000 के आसपास है और आपका जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 16,830 है, 16,830। प्लस आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है और बाकी अलाउंस अभी इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। जब एलिजिबल होंगे तो आपको वो भी मिलेंगे, जैसे आप लोगों को बच्चों की ट्यूशन फीस मिलेगी, आप लोगों को वॉशिंग अलाउंस मिलेंगे, आप लोगों का अगर छोटा परिवार है, हम दो हमारे दो, तो आपको स्मॉल फैमिली अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इनकी सैलरी जो बन रही थी वो 1,15,000 थी, 1,15,679 और उसमें से एनपीएस की जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी 8,583। अब दोस्तों जब आप इनकी फाइनल सैलरी देखोगे तो वो है लगभग 1,06,896, जो कि आप लोगों को थोड़ी बहुत वेरी होती दिखेगी फ्रॉम जो है ऑफिस टू ऑफिस, क्योंकि कहीं जगह पे आपको एचआरए टीपीए डिफरेंट दिखेगा। तो ये जो सैलरी रेंज है वो है लगभग 1,05,000 से लेकर 1,15,000 डिपेंडिंग ऑन दी ऑफिस इन विच यू आर पोस्टेड। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे अगर आप कंप्यूटर एडवांस लेना चाहें वो ले सकते हैं, आप फेस्टिवल एडवांस लेना चाहें वो ले सकते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको एडवांस मिलता है और आप इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको आराम से पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अदर अलाउंस कौन से हैं? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, अगर आप लोगों को थोड़ी सी हार्ड पोस्टिंग मिल गई है तो उस केस में आपको एक एडिशनल अलाउंस मिलेगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि आपको मेडिकल जो है बेनिफिट्स के लिए मिल रहा है। डेपुटेशन अलाउंस, अगर आपको डेपुटेशन पे भेजा जा रहा है कहीं तो आपको अगेन वहाँ पे अलाउंस मिलेगा। ट्यूशन फीस आपके बच्चों के लिए, स्मॉल फैमिली अलाउंस, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग अलाउंस। इसके अलावा आपके पास जो है एलटीसी फैसिलिटी, जो कि आपको वन टाइम 2 साल में या 3 साल में एक लीव के लिए काफ़ी पैसा मिलता है ताकि आप घूम के आओ अपनी फैमिली को लेके। आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पार्ट बनने का मौका मिलता है, आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट होते हो। तो ये बहुत सारे एडवांसेस या बहुत सारे अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं जो कि पैरेलल हैं सेम लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। तो यहाँ पर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है और आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के रिगार्डिंग बता दी है जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस भी बनाता रहूँगा, लाइक पीवाईक्यू एनालिसिस, कंपटीशन की अलग वीडियो बना दूंगा, कट ऑफ की अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि भाई हाँ, अब मुझे इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और आप प्लीज़ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है। और दोस्तों अगर आप इस प्रिपरेशन में कोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। हमने 3 तरह के कोर्सेज आपके लॉन्च किए हैं। कौन कौन से 3 कोर्सेज हैं? पहला कोर्स है मास्टर कोर्स। ये कंप्लीट कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ एपीएससी एग्जामिनेशन। तो आप इस कोर्स में तब एनरोल करिए अगर आप बिगनर हैं या फिर आप जॉब के साथ तैयारी करने वाले हैं और आप हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन आपने स्पेशल सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसका सॉल्यूशन आप पे आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने एक बार सारा सिलेबस खुद प्रिपेयर कर लिया है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एनरोल करने का लिंक अगेन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।